मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 12th के प्रत्यावर्ती धारा के थर्ड लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको फटाफट से जाकर के देख लीजिएगा ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सके। देखिए बच्चों, हम लोगों ने अब तक वैसे अब वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू को निकाला था, और वोल्टेज और करंट का जो आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू थी जिसको हम मेजर करते हैं या फिर जो हमें दिखाई देती है मेजरमेंट में। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसकी शिखर वैल्यू कुछ अलग होती है। यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट is more dangerous than DC, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज। ओके, देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज जो है वो फिक्स होता है, टाइम के साथ वैरी नहीं करता। लेकिन वही मैं करंट ऑल्टरनेटिंग और वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग के बारे में बात करूं तो क्या होगा। तो जैसे इसका जवाब देना होगा तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। तो ऐसे केस में सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो VRMS की वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं एवरेज, जो आपकी सर्किट में आएगी, ठीक है, जो एक्चुअली मेजर करके देखने को मिलती है वो होती है VRMS, और वो होगा आपका V0/√2। रिमेंबर, ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम ये जानते हैं कि अगर मुझे इसके बारे में जानकारी है तो हम इसे बोल सकते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। तो जो पीक वैल्यू होती है वो कुछ और होती है, इसी कारण से इसको हम लोग यहाँ पर आभासी वोल्टेज कहते थे। तो VRMS × √2। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रीडेड वोल्टेज है वो कितना है, तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रीडेड वोल्टेज चेक करने को मिलता है वो 220 वोल्ट देखने को मिलता है जितने भी हमारे डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं। तो मान लेते हैं ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और ये √2 की वैल्यू 1.41 कर लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 310 वोल्ट के अप्रॉक्स आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में बात करूं तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 1 सेकंड में एक बार 310 पॉजिटिव में और 310 नेगेटिव, मतलब एक ही साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होगी और 1 सेकंड में ये 100 टाइम्स मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब 100 टाइम्स आपको जो वैल्यू ऑब्जर्व करने को मिलेगी वो 220 वोल्ट नहीं बल्कि 310 पीक वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं करंट के बारे में बात करूं, वही मैं करंट के बारे में बात करूं तो करंट IRMS हो जाएगा I0/√2। ठीक, हमारे यहाँ जो जनरल एम्पियर है आपको पता ही है 5 एम्पियर के अप्रॉक्स आता है। तो ऐसे केस में RMS × √2 और ये 5 × 1.41 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.7 I0। इसका मतलब यह है कि जो आपका एम्पियर है वो 1 सेकेंड में मैक्सिमम 100 टाइम्स 7.05 एम्पियर तक का करंट विड्रॉ करेगा, और ये सर्किट में कितनी करंट जाएगी। यही कारण है कि अगर हम इसे 220 वोल्ट के डीसी से कंपेयर करें तो हमें ये कहीं ज्यादा देखने को मिलता है आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से लगने वाले झटके आपको एट द सेम रीडिंग 220 पर 310 का वोल्टेज का शॉक और 7.05 एम्पियर तक का करंट ऑब्जर्व होगा। बात समझ आ गई। दैट्स व्हाई हम इसे बहुत डेंजरस मानते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि डीसी तो 0 नहीं होता, तो ऐसे केस में डीसी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि डीसी एक्चुअली आप न्यूट्रल नहीं होता, इसलिए वो जल्दी छोड़ता नहीं है, उसे छोड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सेम टाइम के अगर मैं बारे में बात करूं, एक ही टाइम पर लगने वाले झटकों के बारे में बात करूं, तो अगर 2 सेकंड तक एसी और 2 सेकंड तक डीसी आप पर काम करे तो इससे लगने वाले झटके आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। बात समझ आ रही है मेरी। प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारे
पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि वोल्टता और धारा के लिए आवश्यक है। आपको पता है कि वोल्टता और धारा दोनों के अवस्थाएं जो है वो परिवर्ती होती है, मतलब इनकी जो कंपन है वो बदल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो सारे कंपोनेंट कंपन करते हैं तो कंपन करते समय उनकी अवस्थाएं बदलती है और उनकी इन अवस्थाओं को हम कला कहते हैं। समय के साथ इनकी इन अवस्थाओं की कला को हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कैसे दिखाते हैं, आइए देखते हैं। तो यह है आपका लास्ट पॉइंट, आप कह सकते हैं लास्ट अवयव कह सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की, जिसे हम कहेंगे कला या फिर फील्ड। क्या होता है बेसिकली जब अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का जनरल समीकरण लिखा जाता है तो ये फॉर्मूला होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो V नॉट साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी आपका होता है कला, ठीक, थीटा, इसी को कहते हैं थीटा। तो किसी क्षण किसी समय में जब कोई वोल्टता की कला के बारे में बात होगी तो उसे हम कहेंगे ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी करंट के जनरल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो करंट का जनरल इक्वेशन मान लेते हैं कि ये है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कोई दूसरा एंगल है, ये बता रहा है कि ये कोई दूसरा एंगल है, मतलब टोटल ये सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो किसी क्षण, अगर मैं किसी क्षण के बारे में बात करूं तो किसी क्षण, वो क्षण क्या है, टी है, टी समय में वोल्टता की कला जो होनी चाहिए, वोल्टता की कला जो होगी मतलब डिग्री में होती है, ठीक, जिसको हम रीडिंग में बदल लेते हैं। वोल्टता की जो कला होगी वो ओमेगा टी, ठीक, तथा धारा की जो कला होनी चाहिए वो कितनी होगी, धारा की कला ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है कला में। कला का मतलब भी आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अगर यहां किसी वोल्टता को दिखाने की कोशिश करूं तो जीरो से चलने पर, और जब यहां पर ये पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं कि जीरो से चलकर ये 360 डिग्री कवर कर लिया। तो हर पल हर क्षण समय के साथ इसकी जो अवस्थाएं हैं कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरीके से बदलती हैं। तो ये एक साइन का कर्व है। साइन में आपको पता है ये 0 डिग्री को, और जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसे हम 90 डिग्री कहा करते हैं। तो ये 90 डिग्री के अवस्था को बताता है। तो 90 डिग्री इसकी क्या होगी, कला, और उस कला को प्राप्त करने के लिए उसे कितना समय लगा, तो ये जो समय होगा वो t/4 होगा। तो t/4 पे इस ग्राफ में जो कला होगी वो 90 डिग्री होगी। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से कला को डिफाइन करेंगे। इसी प्रकार से आप चाहें तो करंट को भी इसी पर दिखा सकते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो दोनों लोग समान कला में होंगे। आगे पीछे हुए तो हम कह सकते हैं कि कोई आगे होगा मतलब वोल्टता आगे होगी, तो हम कहेंगे कि वोल्टता आगे है, करंट पीछे है। अगर करंट का फेज आगे होगा तो हम कहेंगे कि करंट आगे है और वोल्टता उसके रिस्पेक्ट में पीछे चल रही है। उसी क्षण, ध्यान देना, क्षण जो है मतलब किसी टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ टाइम जो है हर पल बदलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारे जनरल इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। देखिए बच्चों, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का समीकरण I = 5√2 sin 314 मतलब 314 t-π/4 है, जहां I एम्पियर में है, t समय। ज्ञात करना है आपको पहला शिखर मान क्या होगा धारा का, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, औसत मान क्या होगा और इसकी आवृत्ति क्या होगी। आइए इसको चेक करते हैं। तो आपको इसके लिए पहले जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो आइए फटाफट से इसका जनरल इक्वेशन पहले आइडिया लगाएं कैसा होगा अगर होगा तो सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन होना चाहिए संभावित, ठीक है, संभावित सामान्य समीकरण धारा का कैसा होगा, वो होना चाहिए I = I0 sin ओमेगा t माइनस
5। ठीक, ये कुछ इस तरीके का एक जनरल इक्वेशन निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम पहले क्वेश्चन पर। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो शिखर मान होता है, और शिखर मान इसी को कहते हैं जिसको आयाम भी कहते हैं। इसको जरा कंपेयर कराइए तो बच्चों, इसको आप कंपेयर कराएंगे तो पाएंगे कि आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5√2। तो यहाँ पे आपने कंपेयर करा करके पाया 5√2, ये पहली वैल्यू मिली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान की, तो वर्ग माध्य मूल मान अगर निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है IRMS इज इक्वल टू I0/√2। तो I0/√2, I0 की वैल्यू कितनी है 5√2, ठीक, और अपॉन √2, तो ये कैंसिल हुआ, तो आपको जो इसकी वैल्यू मिली वो मिली कितनी 5 एम्पीयर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान के बाद औसत मान, देखिए बच्चों औसत मान का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जब भी आपसे औसत मान के बारे में बात करी जाए तो औसत मान का मतलब आपको आधे चक्र की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको औसत मान पूर्ण चक्र के लिए लिखा रहेगा तो बात अलग है, लेकिन केवल औसत मान पूछा है तो आधे चक्र के लिए, तो आपको निकालना है IM, और वही किसी भी एक्सिस पर पॉजिटिव एक्सिस पर मान लेते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2I0/पाई, ठीक, 2I0, तो हो जाएगा 2 × 5√2, ये 2 × 5√2 अपॉन 3.14। कर लीजिए बच्चों इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें आप कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये लगभग आपको मिल जाएगा डिवाइड करके 4.50 अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक, चेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्थ पूछा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये है ओमेगा का टर्म, जरा ध्यान से देखिए, ये है ओमेगा का टर्म। तो यहाँ आप ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 314। आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, ठीक, 2πf और इज इक्वल टू क्या है आपका, इज इक्वल टू 314। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये इससे कैंसिल होगा कितने बारी में, 100 बारी में, ठीक। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, और इसको कैंसिल किया आपको कितना मिला 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज जो है वो वैल्यू है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो आप यही बोल देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब पूछेगा तो आप बताएंगे 50 हर्ट्ज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, और ये एक नॉन सिनुसॉइडल कर्व है, और नॉन सिनुसॉइडल कर्व का मतलब आपको पता ही है कि जो साइन कर्व के जैसा नहीं होता, मतलब ज्यावक्रीय नहीं होता, ये अज्यावक्रीय है। तो इस क्वेश्चन में दे करके रखा है कि कोई स्क्वायर वेव है, जिसको देख करके बताइए कि शिखर मान इसका क्या होगा, एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी, आरएमएस वैल्यू इसकी क्या होगी। आइए फटाफट से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है 2, नीचे भी उतनी गई है। तो सबसे पहले ये तो एसी है ही, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे केस में जो पहला आंसर आना चाहिए वो होगा आपका 2 एम्पियर, पहला हो गया। दूसरे पर फोकस करते हैं। दूसरा आपसे पूछा है एवरेज। आपको याद होगा एवरेज मैंने बताया था कि हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू कितनी रही है, उससे हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो इसके हाफ साइकिल में जो एवरेज जो मैक्सिमम वैल्यू रही है वो 2 ही रही है। ऐसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करें तो -2 रही है। तो पूरे हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू बदली ही नहीं, तो इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 ही रहेगी। याद रखिएगा ये एवरेज वैल्यू जो है वो किस एक्सिस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जिसको हम लोग मीन वैल्यू भी कहते थे, याद है। और ऐसे ही अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे तो -2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो जाएगा -2 एम्पियर, ये नेगेटिव साइकिल के लिए है, याद रखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थर्ड के पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज आरएमएस। याद है आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक साइकिल की टोटल वैल्यू लेकर के पहले उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, फिर रूट ले लेते हैं। तो ऐसे केस में आपको आरएमएस निकालना था ना,
तो निकालने के लिए पहले एक जनरल इक्वेशन आपको पता ही है, आई है वो वैरी कर ही नहीं रहा, तो आई का स्क्वायर करा, यहां से यहां तक ये बदल रहा था, तो t/2 के लिए पहले टोटल करंट निकाला, ठीक। फिर उसके बाद यहां से यहां तक में फिर ये बदल रहा था, तो फिर यही काम किया, ठीक। फिर स्क्वायर किया और t/2 तक टोटल निकाल लिया। फिर उसे मीन निकालने के लिए टोटल टाइम यहां से लेकर के यहां तक टोटल टाइम कितना होता है, t होता है, टोटल टाइम से डिवाइड किया और फिर फाइनली इसका क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो मीन निकाला, ठीक, स्क्वायर किया और रूट ले लिया, ये हो गया। अब आपको पता ही है कि ये कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस t/2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस t/2, t/2 t हो जाएगा अपॉन क्या हो गया आपका t। अब फिर फाइनली आपको इसका क्या लेना है, रूट। इसका आप रूट ले लेंगे, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, t/2 t कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 फाइनली 8, अपॉन एवरेज निकालने के लिए आपको आरएमएस का मतलब आपको पता ही है क्या करना है। आरएमएस का मतलब आपका हो गया, इसका पहले स्क्वायर किया और फिर t/2 तक की टोटल वैल्यू निकाली, ठीक, t/2 तक की टोटल वैल्यू निकाली। फिर यहां से यहां तक में भी आपको यही काम करना है, आई स्क्वायर फिर t/2 तक की टोटल वैल्यू निकाली। और फिर आपको टोटल वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका क्या किया, आपने t से डिवाइड कर लिया। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 टर्म था, तो 2 टर्म के लिए 2 से डिवाइड किया, इतना काम हुआ। स्क्वायर किया, मीन निकाल लिया और फिर फाइनली इसका क्या निकाल लेंगे आप, रूट। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर t/2 और नीचे आ गया आपका क्या, 2t, ठीक। और यहां पर पूरा आपका क्या हो गया, रूट। करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करके आप इसकी क्या निकाल लेंगे, आरएमएस वैल्यू, और ये आपकी कितनी मिलेगी, 2 एम्पियर। बात क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों, नेक्स्ट निकालना है आपको आरएमएस के लिए आपको यहां से यहां तक की पहले वैल्यू निकाल लेनी है, स्क्वायर करके टोटल वैल्यू, ठीक। अब फिर उसके बाद यही काम यहां से यहां के लिए भी करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है, टोटल वैल्यू निकाल लेनी है। आपको मीन निकालने के लिए टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा, टोटल टाइम 0 से लेकर के यहां तक कितना आता है, t। और फाइनली इसका क्या ले लीजिएगा, रूट। वैल्यू रख करके सॉल्व करिएगा, वैल्यू रख करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू फाइनली मिलेगी, और वो जो वैल्यू मिलेगी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है आपका होमवर्क, जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों हम लोगों ने ये एग्जांपल देख लिए, कल हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।